Hello everyone, I'm going to discuss 27 January 2024 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर शिफ्ट 2। मेरे पास क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मेजर प्रोडक्ट क्यू। पहले ये मैं बता दे, गलत मैंने देखा है एक्सप्लेनेशन करते हुए, मतलब वो मैं क्लियर कर दूं पहले। तो देखो, अगर ऑप्शंस ए बी सी डी इस तरीके के हैं तो मैं बताऊंगा कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करते हैं। यहाँ पर 1,4-डाइक्लोरोब्यूटेन है अपने पास, 1,4-डाइक्लोरोब्यूटेन। तो क्या होगा, और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अमोनिया एक्सिस में है, तो हम लोग जानते हैं कि आर एक्स के साथ NH3 लेते हैं तो पहले तो RNH2 बन जाता है प्राइमरी अमीन, और अमोनिया को एक्सिस में इस वजह से लेते हैं ताकि फिर से इसका अल्काइलेशन ना हो, फर्दर इसका फिर से अल्काइलेशन ना हो, इस वजह से मतलब अमोनिया को एक्सिस में लेते हैं कि अपना प्राइमरी अमीन ही बनकर मेन प्रोडक्ट आए। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि अमोनिया को एक्सिस में लेने का मतलब क्या है कि हमें प्राइमरी अमीन तक जाना है। नहीं तो अगर प्राइमरी अमीन तक नहीं जाना है तो फिर अमोनिया को एक्सिस में नहीं लेते हैं। एक्सिस में लेने का मतलब क्या है कि हमको प्राइमरी अमीन तक जाना है, नहीं तो RX क्या करेगा, बार बार अल्काइलेशन करते जाएगा अमीन का और डिग्री बढ़ते जाएगा क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट तक। इस वजह से हम ऐसा ना चाहते हुए अमोनिया को एक्सिस में रखते हैं सो दैट वी गेट प्राइमरी अमीन। तो यहाँ पर उसी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को लगाते हुए यहाँ पर एक क्लोरीन है, जिसमें CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है। यहाँ पर एक क्लोरीन अपना वैसे ही है, क्योंकि अमोनिया को एक्सेस में लिया है तो अपना कुछ ऐसा फॉर्म होगा NH2। ओके, तो अब अमोनिया का जो लोन पेयर है न्यूक्लियोफाइल बनते हुए यहाँ पर अटैक करेगा, क्लोरीन को बाहर निकालेगा। कहने का मतलब स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। तो ये अपना लोन पेयर दे चुका है, तो इसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब NaOH क्या करेगा, NaOH क्या करेगा, मतलब आगे का रिएक्शन पर भी यहाँ पर डिपेंड कर रहा है। NaOH है तो वो क्या काम करेगा, H प्लस को लेकर जाएगा जिससे पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन का खत्म हो। और NaOH क्या किया, यहाँ पर H प्लस लेकर गया है और यहाँ पर खत्म हुआ है। NaOH क्या किया है, H प्लस को लेकर गया है सो दैट पॉजिटिव चार्ज ऑफ नाइट्रोजन विल गेट आउट। ओके, तो यहां से अपना आ जाएगा पैरोलिडीन। ये जो कंपाउंड है इसका नाम पैरोलिडीन, जैसे पाइरोल होता है उसी तरीके का ये अपना पैरोलिडीन है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर कई लोग ऐसे एक्सप्लेनेशन करें कि 2 NH2 आएंगे और अमोनिया बाहर हो जाएगा। भाई बाई प्रोडक्ट में अमोनिया तो कहीं बाहर कर ही नहीं रहा है। तो कहने का मतलब उनका एक्सप्लेनेशन इस तरीके से है कि P जो प्रोडक्ट है, P प्रोडक्ट ये होगा, P प्रोडक्ट ये होगा, और कोई तो Q भी इसे ही मान ले रहे हैं, मतलब करेक्ट प्रोडक्ट भी इसे ही मान ले रहे हैं। बट सोचो कि NaOH फिर काम क्या करेगा, NaOH का यूज ही क्या रहेगा जब यही अगर बन गया तो। और जो ऐसे सोच रहे हैं कि P प्रोडक्ट को बना रहे हैं यहाँ पर ब्यूटेन 1,4-डाई अमीन, तो वहां के बाद वो बोलें कि अमोनिया गायब हो जाएगा। जैसे ये CH2 है, ये NH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है और ये NH2 है। ठीक है, अब यहाँ पर अटैक कैसे हो सकता है, दोनों के पास लोन पेयर है, कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है नहीं, कोई न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है नहीं, तो दोनों में कैसे अटैक हो सकता है। यहाँ से अमोनिया हम बाहर करते हैं, ठीक है, बट ये करेगा काम कौन करेगा, ये अमोनिया को बाहर, मतलब कि एक हाइड्रोजन इसका जो है इसके साथ बाहर कर दे रहे हैं, लेकिन ये काम कौन कर रहा है। तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि जो इस तरीके से मतलब अमोनिया को बाहर कर रहे हैं, जो मुझे करेक्ट एक्सप्लेनेशन लग रहा है कि इस वजह से हो रहा होगा कि एक क्लोरीन है और एक्सेस में अमोनिया देने का मतलब ही है कि वो प्राइमरी अमीन बनाना चाहता है, तो प्राइमरी अमीन बन गया है सो दैट, क्योंकि यहाँ पर अगर फिर से NH2 लेते हैं तो ये काम ही नहीं हो पाता है, फिर से अमोनिया का रिएक्शन जो है करना प्राइमरी अमीन आने के बाद नहीं पॉसिबल होता है। क्यों, क्योंकि RNH2 का कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाता है, तो इस वजह से फिर से उसका अल्काइलेशन पॉसिबल नहीं होता है, और अमोनिया का कंसंट्रेशन इसी वजह से ज्यादा लेते हैं ताकि अपना प्राइमरी अमीन मिले। तो यहाँ पर प्राइमरी अमीन बना चुके हैं, और उसके बाद क्लोरीन यहाँ पर क्या है, लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल बनते हुए अटैक किया है, क्लोरीन बाहर हुआ है, फिर बेस क्या किया है NaOH, H प्लस को लेकर भागा है, तो मतलब OH माइनस H प्लस ये H2O है, और अपना बाई प्रोडक्ट में NaCl भी होगा। ठीक है, यहाँ से क्लोरीन बाहर निकला था, Na प्लस Cl माइनस NaCl, और यही अपना बाई प्रोडक्ट दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू मी आंसर शुड बी करेक्ट C। ठीक है, यहाँ पर आंसर करेक्ट C होगा। और एक इसमें कंपाउंड बनता है, हालांकि ये माइनर प्रोडक्ट होता है, मतलब अगर यही ऑप्शन हैं तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा,
बट इसमें मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो मेजर प्रोडक्ट आता है ये आता है, ठीक है, ये अपना मेजर प्रोडक्ट आता है। बट ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है तो फिर सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट हियर। अब बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, इस क्वेश्चन में हमें पता लगाना था कि कितने कंपाउंड के पास कायरल कार्बन है, हाउ मेनी कंपाउंड्स हैव कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन कितने का पास है, तो सिंपल सा देख लेना था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप ए आइटम होने चाहिए। तो ये यहाँ पर दिख रहा है sp3 है, sp2 वाला तो चेक करना ही नहीं है, तो sp3 है, 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप्स लगे हुए हैं, सो इट विल बी कायरल। तो ये ऑप्शन एक हो जाएगा मतलब। उसके बाद यहाँ तो sp3 है ही नहीं जिसके पास चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हो, और ये sp2 है तो चेक करेंगे नहीं, यहाँ पर हर एक तरफ क्या है CH2 है, तो दोनों हाइड्रोजन सेम है हर एक के पास, तो ये यहाँ कायरलिटी नहीं आएगा, ठीक है। बात यहाँ पर करते हैं, तो दोनों साइड में इथाइल है, फिर से सेम हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ, तो ये भी कायरल नहीं होगा। फिर यहाँ पर sp3 वाले तो सब CH2 है, उनके पास दोनों हाइड्रोजन सेम है, तो यहाँ पर भी कायरलिटी नहीं आएगा, मतलब कायरल कार्बन नहीं है। फिर बात करते हैं यहाँ पर, तो हाँ इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और 4 डिफरेंट ग्रुप से लगे हुए हैं, सो इट विल बी कायरल। तो अपने पास यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ कंपाउंड्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 जो है कंपाउंड के पास कायरल कार्बन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अपने पास ये है फिनोलिक ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाइड बाय ए पॉजिटिव, ठीक है। मतलब फिनोल ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, कौन सा टेस्ट वो देगा, तो वैसे जनरली इसमें न्यूट्रल FeCl3 का टेस्ट होता है, बट एक हम लोग पढ़े थे फिनोल्फथलीन इंडिकेटर बनाते टाइम, तो टॉलेंस टेस्ट तो होगा नहीं क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। लुकास टेस्ट भी नहीं होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के लिए पता करते हैं, और ये बेसिकली जो है SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए आता है, ठीक है। कार्बाइल अमीन रिएक्शन, ये तो प्राइमरी अमीन को आइडेंटिफाई करवाता है, ये क्या करता है, प्राइमरी अमीन से आइसोसाइनाइड बनाता है CnCl3 बेस के साथ, तो ये प्राइमरी अमीन, ये तो अमीन का आइडेंटिफिकेशन करेगा। लुकास टेस्ट क्या करता है, डिग्री पता लगाता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। टॉलेंस टेस्ट क्या होता है, जो अपना एल्डिहाइड कीटोन का डिस्टिंग्विश करता है, जिसमें एल्डिहाइड पास हो जाते हैं, ठीक है, कीटोन फेल हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। मतलब यहाँ पर 3 ऑप्शन को गलत काटते हुए 4th ऑप्शन को हम टिक कर सकते हैं। हालांकि यही है फिनोल्फथलीन इंडिकेटर इसी वजह से बनता है, मतलब थैलिन टेस्ट की वजह से। क्या होता है अपने पास थैलिक एनहाइड्राइड होता है, और 2 मोल फिनोल लेते हैं तो क्या होता है, 2 मोल फिनोल लेते हैं तो अपना फिनोल्फथलीन इंडिकेटर बन जाता है पिंक कलर का, ठीक है। ये अपना फिनोल्फथलीन होता है इंडिकेटर, ठीक है, ये होगा। तो इस वजह से थैलिन टेस्ट ये देगा अपना, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। फाइंड द प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रोडक्ट इसमें 2 होते हैं, जैसे कि हम लोग जाते हैं कि इथर में CO बॉन्ड का क्लीवेज होता है HX के साथ, वही काम करना था। अब बात ये आता है कि कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे, ये बॉन्ड तोड़ेंगे या ये बॉन्ड तोड़ेंगे। सिंपल से हम बात बताए थे कि अगर ऑक्सीजन के बगल में 3 डिग्री या बेंजाइलिक या इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है तो बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा, और इस तरीके से टूटेगा तो मैकेनिज्म यहाँ पर SN1 फॉलो होता है। कौन सा मैकेनिज्म, SN1 फॉलो होता है, बाकी हर एक केस में SN2 होता है। कहने का मतलब है कि अगर 3 डिग्री बेंजाइलिक ये सब नहीं आ रहा है स्टेबल कार्बोकेटायन, तो फिर छोटा वाला कार्बन की तरफ CO बॉन्ड क्लीव करेगा और उधर से हेलोजन जुड़ता है। बट इस केस में SN1 मैकेनिज्म को लगाते हुए यहाँ पर अपना प्रोडक्ट ये आ जाएगा टर्टब्यूटाइल आयोडाइड, और यहाँ पर साइक्लोहेक्सनोल आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन में, ये जो होगा टिक कर लेना था इसको, ठीक है। अब यहाँ पर मैच कॉलम था, ठीक है। सिंपल सा हम बताए थे कि फिनोल का ये सब सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और उस पूरा फिनोल को यहाँ पर मिक्स करते हुए क्वेश्चन को क्रिएट किया गया है। तो देखते हैं फिनोल के साथ सैलिसल्डिहाइड। अब ये मालूम होना चाहिए कि फिनोल के साथ सैलिसल्डिहाइड जो है रीमर-टिमर रिएक्शन करता है, मतलब यहाँ पर CaCl3 और NaOH को लेते हैं तो क्या अपना आता है, सैलिसल्डिहाइड आता है प्रोडक्ट, ये अपना रीमर-टिमर रिएक्शन हुआ, ठीक है। उसी तरिके से सैलिक एसिड में बताते हैं, ये भी नेम रिएक्शन है, तो ये कैसे आता है,
तो फिनॉल को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लेते हैं तब, मतलब बेस के साथ CO2 और KOH रहता है, ठीक है, तो इसके साथ अपना क्या आता है, सैलिसाइलिक एसिड आता है। ये सब मैंने पहले भी बोला था कि ये सब नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, हालांकि वेटेज इस बार कम हो गया इसका, बट फिर भी ये सबसे क्वेश्चन बनते ही रहेंगे, कम या ज्यादा, ठीक है। ये अपना सैलिसाइलिक एसिड हो गया, तो ये कोल्ब्स रिएक्शन होता है, कोल्ब्स रिएक्शन होगा, ठीक है। अब फिनॉल से बेंजोक्विनोन, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल में बताते हैं कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, जैसे कि K2Cr2 7 ले लेते हैं, उसके बाद अपना क्या हो जाता है, फिनॉल ऑक्सीडाइड हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, अपना बेंजोक्विनोन में कन्वर्ट हो जाता है। K2Cr2 7 के साथ अपना ऑक्सीडाइड हो जाता है और क्या बना लेता है, बेंजोक्विनोन बना लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फिनॉल के साथ एनिसोल बनाना था, एनिसोल क्या है, सिंपल सा बेंजीन में OCH3, सिंपल सा बेंजीन में OCH3, तो यहाँ से फिनॉल के साथ OCH3 करना है, तो पहले बेस लेंगे ताकि फिनॉक्साइड आयन बने, उसके बाद CH3X पर विलियमसन ईथर सिंथेसिस कराते हुए रिएक्शन करा देंगे। यहाँ पर फिनॉल के साथ पहले क्या लेंगे, बेस लेंगे, सो दैट इट विल फॉर्म फिनॉक्साइड आयन, और ये RO- अपना बन चुका है, तो ये CH3X पर SN2 मैकेनिज्म करते हुए सिंपल सा ईथर बना चुका है, एंड दैट इज एनिसोल। अब ऑप्शन को मैच करते हैं रिएजेंट के अनुसार, तो फर्स्ट का क्या हुआ है, फर्स्ट का कौन सा हुआ है, फिनॉल के साथ सैलिसल्डिहाइड में फर्स्ट का R हो जाएगा, ठीक है। सेकंड का क्या होगा, फिनॉल के साथ सैलिसैलिक एसिड है, तो NaOH CO2H+, मतलब ये P हो जाएगा। थर्ड में क्या हो जाएगा, फिनॉल के साथ बेंजोक्विनोन है, मतलब ये ऑक्सीडेशन वाला अपना रिएजेंट दिया हुआ है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, थर्ड का S हो जाएगा, ठीक है। फिर फिनॉल के साथ एनिसोल है, तो वो हो जाएगा Q, मतलब फोर्थ में क्या हो जाएगा, Q। ये मैचिंग टाइप का क्वेश्चन था जिसे आसानी से मैच कर सकते थे हम लोग, ओके। अब इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ SN1 रिएक्शन का आया है कि SN1 रिएक्शन कौन देता है, तो सिंपल सी बात बोलते हैं कि एलाइलिक और एराइलिक के लिए SN1 और SN2 दोनों ही मुश्किल होते हैं, ठीक है। ये बेंजाइलिक है, अब SN1 में किस बात पर डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, यहाँ पर तो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन आएगा जो कि मोर स्टेबल होगा, तो SN1 अच्छे से होगा। इवन SN2 भी होता है एलाइलिक और बेंजाइलिक के केस में, दोनों में एक्सीलेंट सबस्ट्रेट होता है, ठीक है। अब ये अपना एलाइलिक है, ये भी स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, स्टेबल कार्बोकैटायन मतलब कि ये सब SN1 देंगे, आसानी से देंगे। ये अपना विनाइलिक है, तो विनाइलिक में और एराइलिक में क्या होता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। यहाँ पर हम लोग ArSN2 की बात करते हैं, तो उसमें भी देखते हैं कि ऑर्थो और पैरा पर EWG ग्रुप होने चाहिए, और अगर नहीं लगे होते हैं तो कितना हाई टेम्परेचर और प्रेशर की जरूरत होता है। उसी तरीके से सेम कॉन्सेप्ट है कि विनाइलिक में भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होते हैं, SN1 भी यहाँ पर नहीं होगा, SN2 भी नहीं होगा, और हमसे यही पूछा था कि डज नॉट गिव SN1 रिएक्शन, सो ऑप्शन विल बी C करेक्ट। और यहाँ पर टट ब्यूटाइल क्लोराइड है, तो ये तो फिर से अपना 3 डिग्री स्टेबल कार्बोकैटायन हो गया, तो ये यहाँ भी SN1 आसानी से मिलेगा, तो नहीं वाला में इसमें विनाइलिक हो जाएगा, C ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब बात करते हैं, क्वेश्चन है कि which one of the following statements is incorrect about the conformer of ethane। इथेन के कन्फर्मर से एक आसान सा क्वेश्चन है। सिंपल से पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि जो कन्फर्मर्स होते हैं क्या इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। हाँ सही बात है, ये तो सही बात है, क्योंकि इतना एनर्जी डिफरेंस दोनों के बीच में, मतलब स्टैगर्ड इक्लिप्स्ड स्क्यू फॉर्म, इतना एनर्जी डिफरेंस कम होता है कि आपस में क्या होते रहते हैं, इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, हालांकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है, तो ये तो सही हो गया, ठीक है। हाँ नंबर भी इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि बस एंगल थोड़ा थोड़ा भी चेंज करते हुए इनफाइनाइट नंबर हमको कन्फर्मर का मिल सकता है इथेन के केस में, ठीक है, ये भी सही है। डायहेड्रल एंगल स्टैगर्ड के केस में 60 डिग्री, हाँ ये भी सही है, क्योंकि इक्लिप्स में क्या होता है, एक दूसरे को सारे लोग ओवरलैप करते हैं। यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, थोड़ा सा ये अपना क्या कौन सा फॉर्म है, इक्लिप्स्ड फॉर्म है, इक्लिप्स्ड फॉर्म है, ठीक है। स्टैगर्ड फॉर्म क्या होता है, 60 डिग्री रोटेट करके, और 60 को छोड़कर बाकी फिर क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, ये सब अस्क्यू फॉर्म कहलाते हैं, ठीक है। 60 डिग्री रोटेशन यहाँ पर अगर लेते हैं तो अपना कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा।
ये अपना स्टैगर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। अच्छा, तो डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री होता है स्टैगर्ड फॉर्म में, ये बात सही है। डायहेड्रल एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री है स्टैगर्ड फॉर्म में। अब तीन ऑप्शन को हम करेक्ट मान चुके हैं, तो थर्ड फिर फोर्थ तो क्या हो जाएगा अपना, यही हो जाएगा इनकरेक्ट, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा। इक्लिप्स फॉर्म इज द मोस्ट स्टेबल, गलत बात है। इक्लिप्स फॉर्म तो स्टेरिक रिपल्सन इसमें ज्यादा होगा, कोलिजन होने का चांस रहता है, तो ये मिनिमम स्टेबल होता है, सबसे कम होता है। सबसे ज्यादा स्टेबल होता है अपना स्टैगर्ड, स्टैगर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद अस्क्यू, मतलब बीच वाला एंगल, जो जैसे 45 हो गया 90 हो गया, इसके बीच में जो भी कन्फर्मेंस बन रहे हैं वो अस्क्यू होते हैं, ठीक है। और इक्लिप्स सबसे लेस स्टेबल होता है, इक्लिप्स लेस स्टेबल होता है क्योंकि इसमें टॉर्सन स्ट्रेन क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, ज्यादा होता है। टॉर्सन स्ट्रेन इसमें इक्लिप्स में ज्यादा होता है, ड्यू टू विच इट इज लेस स्टेबल। स्टैगर्ड में क्या होता है, टॉर्सन स्ट्रेन मिनिमम होता है, तो ये ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो ज्यादा स्टेबल है, तो एनर्जी से भी इसका क्वेश्चन बन सकता है। तो एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया है, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। एनर्जी का ऑर्डर इसमें सीधा रिवर्स हो जाएगा, मतलब इक्लिप्ट के केस में सबसे ज्यादा एनर्जी होगा और स्टैगर्ड के केस में सबसे कम एनर्जी होगी, ठीक है। एसक्यू अपना बीच में रहेगा, तो ये अपना इनवर्स का रिलेशन याद रखना है। सिंपल सी बात है कि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्टेबिलिटी। तो वही ऑर्डर में एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है आगे के शिफ्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर इक्लिप्स फॉर्म जो है मोस्ट स्टेबल बोल रहा है, वही गलत स्टेटमेंट। आगे बोल रहा है कि स्टेबिलिटी और ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अच्छा, अब इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, वो ऑर्डर हमें अरेंज करना है, ठीक है। पहले तो ये बात समझ में आना चाहिए कि ऑर्डर अरेंज करने के लिए नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स देख लो, मतलब कि जिसमें जितना पाई बॉन्ड ज्यादा होता है वो पहले रखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी का ऑर्डर। दूसरी बात ये है कि जितना अपना कंपाउंड न्यूट्रल रहे, चार्ज रहता है, तो क्या होता है वो लेस स्टेबल बनता है पोलरिटी की वजह से। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहला बात कि यहाँ एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, इसमें भी एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। बट ये अपना न्यूट्रल है, इसमें क्या आ रहा है, चार्ज आ रहा है, मतलब कि चार्ज का अपीयरेंस है। तो इस वजह से फर्स्ट का नंबर पहले आएगा, फर्स्ट का नंबर पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड आएगा। तो ये मत सोचना कि ऑक्सीजन पे तो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर ऑक्सीजन पे तो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कैसे स्टेबल हो रहा है। पहले हम क्या बोल रहे हैं, प्रायोरिटी देना है नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स की प्रायोरिटी देना है। थर्ड में क्या है कि यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं है, तो ठीक है, ये अपना लास्ट में हो जाएगा। दूसरी बात ये ध्यान से देखना है कि ये कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, तो मोर स्टेबल कैसे हो सकता है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, और यहाँ पर कार्बन का ऑक्टेट सबका ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो रहा है। इस वजह से थर्ड ज्यादा स्टेबल है इन कंपेरिजन टू सेकंड, और ये सबके कंपेरिजन में क्या है, फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है क्योंकि वो न्यूट्रल है। तो इसका ऑर्डर इस तरीके से हो जाएगा, फर्स्ट, उसके बाद थर्ड, और उसके बाद सेकंड, ये अपना स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये मेजर प्रोडक्ट एस फाइंड करना है। अब कोई यहाँ पर बोल रहे हैं कि HBr की जगह पर SOCl2 है, हम दोनों बता रहे हैं कि दोनों में क्या फर्क हो सकता है। वैसे HBr रहेगा तब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा होगा इन कंपेरिजन टू SOCl2, ठीक है। तो ये अपना स्टायरिन है, स्टायरिन के पास अगर HBO करा रहे हैं, मतलब कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाते हुए अल्कोहल जुड़ता है, मतलब कि OH ग्रुप जुड़ता है कहाँ, जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, क्योंकि ये तो एंटी मार्कोनिकोव रूल लगा रहे हैं। तो यहाँ अपने पास 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, तो OH कहाँ जुड़ेगा, ज्यादा हाइड्रोजन वाले के पास, ठीक है। तो वहां जोड़ देंगे, अपना प्रोडक्ट इस तरीके से यहाँ आ जाएगा, CH2OH हो गया। अब उसके साथ अगर SOCl2 रहेगा तो कोई इसमें कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट ये सब नहीं होगा, सिंपल सा OH को हटाकर क्लोरीन आएगा और फिर मैग्नीशियम डाइईथर के साथ ग्रिग्नार्ड बनेगा और फिर फॉर्मल्डिहाइड पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा। इसमें मतलब उतना मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा टफ होगा, बट अगर HBr रहेगा तो एक इंटरेस्टिंग केस ये होगा कि अल्कोहल के साथ HX में SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, और SN1 मैकेनिज्म में ये यहाँ पर अल्कोहल अभी जो है 1 डिग्री है, बट यहाँ पर अगर ब्रोमीन को जोड़ेंगे तो ब्रोमीन जुड़ेगा यहाँ पर बेंजाइलिक पोजीशन पे। ये इंटरेस्टिंग केस हो रहा है, जबकि SOCl2 रहेगा तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सिंपल OH को हटाकर Cl आएगा, फिर मैग्नीशियम डाइईथर के साथ ग्रिग्नार्ड बनेगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बट यहाँ पर क्या होगा, अगर HBr रहेगा तो अपना ब्रोमीन यहाँ पर जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि OH के साथ HBr कौन सा मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म, और ये तो स्टेबल कार्बोकैटायन है नहीं 1 डिग्री, तो उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन क्या होगा, बेंजाइलिक का कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। इस वजह से कार्बोकैटायन का अरेंजमेंट करके हाइड्रोजन शिफ्टिंग करके, सिंपल सी बात है, अपना यहाँ पर बेंजाइलिक पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा। अब इसके बाद क्या लिया है, मैग्नीशियम डाइईथर। मैग्नीशियम डाइईथर क्या करेगा, ग्रीनार्ड बनेगा मैग्नीशियम डाइईथर, तो यहाँ से अपना ये बन जाएगा MgBr, CH2 के साथ CH2 पे माइनस MgP2 प्लस ब्रोमीन माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर
फॉर्मल्डिहाइड के केस में क्या करेगा, सिंपल सा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये CH2 अटैक करेगा फॉर्मल्डिहाइड पे। तो यहाँ पर जब ये अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर की ओर जाएगा, सॉरी यहाँ पर CH2 है नहीं, CH2 नहीं है, ओके। तो ये अपना फिर भी कार्बन पे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, वो अटैक करेगा, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस केस में अपने पास ये आ जाएगा CO माइनस H प्लस दे दिया है तो OH हो जाएगा, और 2 हाइड्रोजन इस तरीके से हो जाएंगे। मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा, करेक्ट आंसर जो होगा, बेंजीन है यहाँ पर, इसके साथ ये कार्बन के साथ एक मिथाइल है और एक CH2OH हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही कुछ ऑप्शन था कि PH लिखा हुआ था, फिर CH CH2OH, ऐसा कुछ ऑप्शन में था, ठीक है। CH3 तो इसी को टिक करना था। हम ये कब बता रहे हैं, जब HBr रहे तब। SOCl2 रहेगा तो कोई कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट नहीं होगा, सिंपल सा फिर CH2OH लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट बी X। ये सब अच्छा क्वेश्चन है इन कंपेरिजन टू, मतलब बाकी क्वेश्चन जो है सब बेटर क्वेश्चन है थोड़ा सा। अब ये देखो सिंपल सा ओजोनलिसिस करके ये प्रोडक्ट आ रहा है, तो रिट्रोओजोनलिसिस से तो हम लोग अल्कीन फाइंड कर सकते हैं, रिट्रोओजोनलिसिस से क्या कर सकते हैं, अल्कीन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है, 6 कार्बन मतलब कि रिंग बनेगा, वैसा कुछ रहा होगा, देखो जैसे ऐसा कुछ अल्कीन रहा होगा, रिट्रोओजोनलिसिस करके बता रहे हैं यहाँ पर, सिंपल सा ऐसा कुछ रहा होगा जिसका ओजोनलिसिस किए होंगे तो अपना ये प्रोडक्ट आ रहा होगा। अब ये अल्कीन कैसे बन रहा है, तो H2SO4 के साथ हीट देने पर आ रहा है। अब H2SO4 के साथ हीट, तो अल्कोहल में क्या होता है, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होता है H प्लस हीट के साथ, ठीक है। तो इसमें पॉसिबिलिटी जो है ऐसा भी हो सकता है, हालांकि हमें नॉट पूछ रहा है, मतलब कि कैन नॉट बी एक्स का पॉसिबिलिटी कौन नहीं है, तो ये भी हो सकता है OH, ये CH3 अपना H प्लस हीट के साथ लेंगे तो क्या आएगा, अपना अल्कीन बन जाएगा, सिंपल सी बात है। अब बाकी हम देख रहे हैं कि 6 मेंबर तो एक ही है, बाकी 5 मेंबर रखने की कोशिश कर रहा हो, तो 5 मेंबर में ये पॉसिबिलिटी है, जैसे ऐसा कुछ है, ये CH3 हो सकता है, ये OH रहे, ये हो सकता है अपना, या फिर ये हो सकता है, कि ये CH3 है, यहाँ पर OH है, ऐसा ही कुछ पॉसिबिलिटीज होते जाएंगे। और यहाँ पर क्या है, और ये हो सकता है, यहाँ पर नॉट वाला हमें सिलेक्ट करना है तो नहीं होने वाला सिलेक्ट करना है, सिंपल सी बात है, ऐसा कुछ, हाँ ठीक है, ये अपना हो सकता है, ठीक है। अब देख रहे हैं हम कि यहाँ पर जो नॉट में पूछा है, तो सिंपल सी बात है, CH3 MgBr क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा, ग्रिग्नार्ड यहाँ पर अटैक करेगा, सिंपल, हर एक कोई में चेक भी करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये करेंगे तो अपना प्रोडक्ट जो है ऐसा कुछ आ जाएगा, OH CH3 एक पहले से है, एक और आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर H प्लस हीट के साथ जो मैंने बोला कि ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, एक मिनट, एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये जो अपना है, क्योंकि OH है यहाँ पर, H प्लस हीट के साथ कार्बोकैटायन यहाँ पर बनेगा और फिर रीअरेंज होकर वो अपना अल्कीन बन सकता है, तो ये तो पॉसिबिलिटी है, ये तो पॉसिबिलिटी है, हमें है वाला टिक नहीं करना, नहीं है वो टिक करना है, ठीक है। अब इसके बाद CHO है तो यहाँ पर एल्डिहाइड है, इस पर भी जब CH3 MgBr का अटैक कराएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आसान था, अच्छा क्वेश्चन था ये CH3 है, फिर CH3 माइनस ये ग्रिग्नार्ड का ये अटैक करेगा, ऐसे ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर ये CH2 सॉरी CHOH हो जाएगा, CHOH हो जाएगा, और ये CH3 भी हो जाएगा, ये सब हो सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है एक ये ऑप्शन, देखो ये वाला ऑप्शन में यहाँ पर OH को यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर OH रहेगा तो हो सकता है, ठीक है। ठीक है, क्योंकि इसमें टोटल अल्कोहल जो आ रहा है वो कितना, 8 कार्बन होना चाहिए उसमें, ठीक है, 8 कार्बन होना चाहिए उसमें, ताकि अपना प्रोडक्ट जो है ओजोलिसिस में 8 प्रोडक्ट आए, 8 कार्बन का प्रोडक्ट आए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है, रिंग एक्सपेंशन यहाँ पर भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है। अब बात करते हैं सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन में क्या होगा, फिर से यहाँ पर CH3 माइनस अटैक करेगा और इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट दे देगा,
OH CH3 और ये CH3। तो यहाँ से भी सिंपल अपने यही अल्कीन मिलेगा जो हमने डिसाइड किया, ये वाला अल्कीन मिलेगा। ये भी ऑप्शन नहीं चूज करना है। ए बी सी में अपने पास सारे पॉसिबिलिटी हैं, डी में यहाँ पर करेंगे तो नहीं मिल पाएगा। क्यों? डी में करेंगे तो ऐसा नहीं मिल पाएगा। क्यों? तो यहाँ पर CH3 माइनस अटैक करेगा तो ये OH हो गया, यहाँ पर CH3। ठीक है, ये अल्कीन अब कैसे बन सकता है? इधर तो अल्कीन मतलब अब रिंग पर ही OH है और रिंग पर ही पॉजिटिव चार्ज है, तो कोई एक्सपेंशन का केस होगा नहीं। और वैसे भी यहाँ पर अल्कीन बनाने के लिए यहाँ पर 3 डिग्री है तो मिथाइल शिफ्टिंग मतलब अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो पहले से 5 में है और रिंग पर ही पॉजिटिव चार्ज है, अपने पास यहाँ पर अल्कीन जो है 6 में बनना चाहिए। तो डी ऑप्शन के साथ ये नहीं हो सकता है, मतलब एक्स कैन नॉट भी कह रहा है तो डी ऑप्शन नहीं हो सकता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा। ये सारे पॉसिबिलिटी हो सकते हैं ये, जिससे ये वाला अल्कीन मिलेगा। ठीक है, बट डी के साथ वैसा नहीं मिलेगा, इस वजह से यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन अपना है कि सेकंड होमोलॉग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा। तो वो सिंपल सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या करना है, 2 कार्बन को रखना है। तो फर्स्ट अपना होता है क्या, फॉर्मिक एसिड, और 2 सेकंड पूछा तो क्या इसमें हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि व्हेन 9.3 ग्राम ऑफ एनिलीन रिएक्ट्स विद एसिटिक एनहाइड्राइड इट फॉर्म्स ए कंपाउंड ऑफ मास m, देन द वैल्यू ऑफ 2m इज। अच्छा, जब एनिलीन है तो एनिलीन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्या बनाता है, एसिटिनालाइड बनाता है। ये अपना एनिलीन है और इसका मास दिया हुआ है 9.3 ग्राम। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड O COCH3, सिंपल सी एसिटाइलेशन होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, अपना एसिटिनालाइड बन जाएगा NHCOCH3 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अब यहाँ पर इनिशियल अपना मोल पहले कैलकुलेट करते हैं कि ये कितना मोल था। जैसे कि यहाँ तो क्लियर विजिबल है कि मतलब 1 मोल एनिलीन है तो 1 मोल अपने एसिटिनालाइड आ रहा है। ठीक है, तो 1 मोल में एनिलीन का मास निकालते हैं तो 77 और 16 93 हो रहा है। कहने का मतलब 93 टोटल इसका मास हुआ, मोलिकुलर मास। तो 9.3 में कितना होगा, 0.1 मोल होगा एनिलीन का, तो ये भी 0.1 मोल बनेगा एसिटिनालाइड का। अब उसका मास कितना होगा टोटल, तो मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर मास आएगा C6H5NHCOCH3। वन 35 आएगा, तो 135 से क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर आ गया है 13.5 ग्राम। ठीक है, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2m। तो ये तो m का वैल्यू आया है 13.5, तो 2m का वैल्यू क्या आ जाएगा, 13.5 इंटू 2 इंटू 13.5 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा, 2 इंटू 13.5 27। थैंक यू।